नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने मंगलवार यानी कि 6 फरवरी 2024 को राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है। और अगर ये विधेयक कानून की शक्ल ले लेता है तो उत्तराखंड भारत की आजादी के बाद से ऐसा कानून लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा सिविल कोड के रूप में साल 1867 से ही लागू है। अगर इतिहास के पन्नों को आप पलट कर देखेंगे तो साल 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा करना शुरू किया था। गोवा पर 451 सालों तक पुर्तगालियों का शासन रहा था और इसी दौरान पुर्तगाली शासन ने गोवा में कई कानून लागू किए थे, जिनमें से एक कानून था पुर्तगाल सिविल कोड। और इस कानून की रूपरेखा गोवा में नहीं बल्कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के अजूडा नेशनल पैलेस में तैयार की गई थी। उसके बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा के तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर वास्लो डे सिल्वा ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि गोवा में पुर्तगाली शासन तो खत्म हो गया था, लेकिन पुर्तगाली शासन के कानून खत्म नहीं हुए थे। गोवा में आज भी पुर्तगाली शासन के समय से चला आ रहा पुर्तगाली सिविल कोड, जिसको बदलकर गोवा सिविल कोड का नाम दे दिया गया है, वो आज भी लागू है, आज भी प्रचलन में है। दोस्तों, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक के कानून बनते ही उत्तराखंड के रहने वाले सभी धर्मों के लोगों पर तलाक और शादी जैसे तमाम मामलों में एक जैसा ही कानून लागू हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, इस कानून में गलत कुछ भी नहीं है, बस ऐसा फैलाया जा रहा है कि इससे मुसलमानों के शादी या तलाक से संबंधित मामले प्रभावित होंगे। सिंपल सी बात समझिए, अगर कोई मुस्लिम निकाह करके अपनी शादी को रजिस्टर करवाता है तो वो रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होता है और उस पर ऑटोमेटिकली हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान लागू हो जाते हैं। इसमें बस राजनीति की जा रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटकर वोट पाने की कोशिश की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीजेपी ने साल 2022 में उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में प्रयास करना शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था और इसी पैनल ने राज्य सरकार को 479 पन्नों की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मोटा मोटा जान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, यह कानून उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगा, फिर चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखता हो। शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी कानून में है हमारे में। धार्मिक विधि से विवाह होने के बावजूद भी शादी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा शादी इनवैलिड होगी। ये नया है इसमें, क्योंकि अभी केवल धार्मिक विधि से हुई शादी भी कानूनी बल रखती है और आप कोई विवाद होने पर कानून की सहायता ले सकते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अगर आपकी शादी का पंजीकरण नहीं होगा तो आपकी शादी अमान्य होगी और विवाद होने पर आप उसको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकेंगे, अदालत की सहायता नहीं ले पाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को घोषणा करनी होगी, यानी लिखित में संबंधित अधिकारी को बताना होगा, डिक्लेरेशन देनी होगी। इसके अलावा इस रिलेशनशिप के दौरान पैदा हुए बच्चे को कानूनी रूप से वैध घोषित किया जाएगा और पिता की संपत्ति में उसको हक मिलेगा। इसमें नया सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप की डिक्लेरेशन का है, बाकी लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ बच्चा तो आज भी लीगल ही है और वो पिता की संपत्ति में हक भी रखता है। ऐसे कई सारे नियम हैं इस कानून में जिनका पालन हम पहले से ही कर रहे हैं। कुछ नए प्रावधान किए गए हैं जो आज के समय को देखते हुए कुछ हद तक ठीक भी हैं, इसलिए इसमें किसी को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड के मंत्री श्री सतपाल महाराज ने अपने ही मुख्यमंत्री को इस कानून को लेकर किए गए अथाह प्रयासों को देखते हुए बधाई दी है और कहा है, इस देवभूमि में एक ऐतिहासिक बिल पारित होने जा रहा है जिसकी सदन में चर्चा हो रही है और सभी सदस्य जोश और उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य लेकर बिल पास होगा ताकि महिलाओं को सम्मान मिले। इसमें बहुत से नियम हैं, उत्तराखंड से इसका प्रारंभ हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देता हूं और ऐसे बहुत से बधाई संदेश आप लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए ऐसे जोड़ तोड़ करती रहती है। आप लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करके ये बताया जाएगा कि ये एक बिल्कुल नया कानून है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए नया होगा जिनको कानून की जरा सी भी समझ नहीं है। हकीकत यही है कि कुछ प्रावधानों को छोड़कर बाकी सब पुराना ही है, बस नया रूप दे दिया जा रहा है ताकि सरकार अपनी छाप छोड़ सके कि हाँ, ये कानून बीजेपी सरकार ने लागू किया था। दोस्तों, इन सब बातों के बीच एक सवाल बड़े जोर शोर से उठ रहा है कि ये विधेयक लागू करने
करने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड को ही क्यों चुना गया, सबसे पहले उत्तराखंड विधानसभा में ही क्यों पेश किया गया है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए पार्टी की देश के 17 राज्यों में सरकारें हैं। सबसे बड़े और सबसे प्रभावी उत्तर प्रदेश में भी इस कानून को लागू किया जा सकता था, जहां बाबा जी के बुलडोजर राज में कोई भी सर उठाने की हिम्मत तक नहीं करता और सब कुछ कंट्रोल में है, वहां क्यों नहीं लागू किया जा सकता। यहां सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि यूसीसी बीजेपी का एक मुख्य मुद्दा है जो अब तक अधूरा है, जबकि 3 तलाक का मुद्दा पूरा हो चुका है और 3 तलाक वाले कानून से किस पर कितना असर पड़ा है वो हम सब के सामने है। इसलिए जो प्रचार किया जा रहा है उसके झांसे में मत फंसिए। यूसीसी को लेकर बीजेपी ने पहले भी एक प्रयोग किया था, लेकिन आदिवासियों की ओर से काफी कड़े विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था और ऐसे में बीजेपी सरकार ने वहीं पर यह आइडिया ड्रॉप कर दिया था, फुल स्टॉप लगा दिया था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आदिवासी समुदाय को भाजपा ने अपनी वोट बैंक में शामिल किया है और बीजेपी किसी भी हालत में इसे गंवाना नहीं चाहेगी और इसलिए आदिवासियों को यूसीसी से छूट दे दी गई है। अब उत्तराखंड में नए सिरे से यह प्रयोग शुरू किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में मुसलमान आबादी ज्यादा नहीं है और ऐसे में कम विरोध का सामना करना पड़ेगा और जबरदस्ती लागू भी किया जा सकता है। तो बीजेपी की 2 मंशा पूरी हो जाएंगी। पहली मंशा, डर के मारे सारे मुस्लिम उत्तराखंड से पलायन कर जाएंगे और दूसरा, इसी पलायन को प्रोजेक्ट करके बीजेपी उत्तराखंड में अपना हिंदू वोट बैंक आसानी से बढ़ा लेगी। इसके अलावा यह प्रयोग भी हो जाएगा कि इस कानून का कितना विरोध होगा और वोट बैंक में इसका कितना नुकसान या फायदा हो सकता है। दोस्तों, बीजेपी सरकार उत्तराखंड में यह विधेयक पास करवाकर एक प्रयोग करना चाह रही है और देखना चाहती है कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया होती है। सरकार इसके कानूनी पहलुओं को भी देखना चाहती है और समझना चाहती है कि क्या एक समुदाय को बाहर रखकर समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है या फिर क्या यह कानून कुछ विशेष समुदायों पर भी लागू किया जा सकता है। अगर यह कानून अदालत में चैलेंज किया जाएगा तो मूल अधिकारों के सामने ये कैसे खड़ा होगा, क्या ये टिक पाएगा। ये सारी जानकारी इस छोटे से राज्य पर प्रयोग करके सरकार जुटाना चाहती है और इसके साथ बीजेपी सरकार कड़े शब्दों में यह संदेश भी देना चाह रही है कि यूसीसी को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर है और किसी भी हालत में इसको लागू करके मानेगी। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 13% है, जो कि उत्तर प्रदेश से करीब 6% कम है। ऐसे में बीजेपी ने उत्तराखंड का ही चुनाव क्यों किया, यह सवाल उठ के रह रहकर सामने आता है। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, लागू करना आसान होगा। दूसरा, ये तकरीबन हिंदू स्टेट है, यहाँ 4 धाम है, देवस्थली है, देवभूमि है, इसलिए एक तरह से उत्तराखंड हिंदुओं का गढ़ माना जाता है। उत्तराखंड में थोड़ी सी मुस्लिम आबादी है जो मैदानी इलाकों में रहती है, इसलिए यहाँ यूसीसी के मुद्दे पर विरोध की वैसी कोई गुंजाइश नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश या देश के दूसरे किसी राज्य में हो सकता है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय की ज्यादातर आबादी तराई के जिले में है, जैसे देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। इसके अलावा हल्द्वानी और अल्मोड़ा में भी मुस्लिम आबादी मौजूद है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू आबादी मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक हर जगह मौजूद है और बीजेपी मैदान से लेकर पहाड़ तक की आबादी पर अपनी जमीन मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर हिंदूकरण करने की दिशा में बहुत मजबूती से प्रयास कर रहे हैं। सरकार के लेवल पर भी पूर्व सैनिकों से लेकर महिलाओं तक को लुभाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं, उसकी वजह से पहाड़ों में मोदी मैजिक का काफी असर है। पहाड़ों पर खेती किसानी से उतनी कमाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ वहां के लोगों पर अधिक प्रभाव डाल रहा है और इन्हीं सरकारी योजनाओं के लाभ की वजह से लोगों का सरकार के प्रति सकारात्मक रुख है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी ने जानबूझकर 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर चुनाव अभियान शुरू होने से ठीक पहले पटल पर यह विधेयक पेश करने का फैसला किया है। दोस्तों, अगर राजनीतिक मामलों पर नजर रखने वाले मीडिया पर्संस की माने तो ऐसा करके बीजेपी यूसीसी को लेकर पूरी तरह से गंभीर दिखने की कोशिश कर रही है। बीजेपी दिखाना चाहती है कि उसने जो वादे किए हैं उन्हें लेकर वो पूरी तरह से गंभीर है और अगर बीजेपी उत्तराखंड के पटल पर इस कानून को पास करा लेती है तो चुनाव मैदान में सीना ठोक कर यह कह सकती है कि बीजेपी अपने एजेंडे को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। चूंकि चुनाव में परसेप्शन का बैटल यानी धारणाओं की लड़ाई होती है और ऐसे में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के वादे पूरे करने की और मोदी मैजिक को कायम रखने की। इसके अलावा बीजेपी आने वाला चुनाव पूरे दमखम से जीतना चाहती है। ऐसे में जहां एक और बीजेपी ने जोर शोर से श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करके सुर्खियां बटोरी हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी विपक्षी दलों को चुनाव के लिए तैयार होने का मौका नहीं देना चाहती। और इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार से लेकर झारखंड और दिल्ली तक में क्या क्या हुआ है और क्या क्या चल रहा है।
ये सब आप लोगों के सामने है। फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी बीजेपी को लगता है कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए, इसलिए बीजेपी यूसीसी के मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण भी करना चाहती है ताकि हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर ना रह जाए। क्या लगता है आप लोगों को, किस पर कितना प्रभाव डालेगा ये कानून? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ये कानून पास होगा पूरी डिटेल में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। नमस्कार।